Assalamu alaikum. I'm Komal Shahzadi. Today I will talk about principle of atomic absorption spectrometry. आज हम स्टडी करेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोसेस कन्वर्टिंग अ लिक्विड सैंपल इनटू एन एटॉमिक गैस एंड देन हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस and applications of atomic absorption spectrometry. First of all हम देखते हैं इसका intro. The first atomic absorption spectrometer was developed by the scientist Alan Walsh in 1954. Atomic absorption spectrometry जो है ये बहुत ही easy और inexpensive टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है किसी भी सोल्यूशन में डिफरेंट कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये बेस्ड है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फ्री मेटालिक आयंस। मतलब कि सोल्यूशन में जो फ्री मेटालिक आयंस हैं वो जितनी क्वांटिटी लाइट की एब्जॉर्ब करेंगे उस चीज़ पे ये डिपेंड करती है। और दिस मेथड कैन बी यूज टू डिटेक्ट ओवर 62 एलिमेंट्स। इस मेथड को हम ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनमें इंक्लूड है एलुमिनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, बेरियम, मर्करी, मोलिब्डेनम, निकल, नायोबियम, कॉपर, गैलियम एट्सेट्रा। डिफरेंट 62 एलिमेंट्स जो हैं वो इजीली डिटेक्ट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री? बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं एलिमेंट्स को इधर लिक्विड और सॉलिड सैंपल्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम अ लाइट सोर्स। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री में बेसिकली एनालाइट जो है उसको फर्स्टली एटोमाइज्ड किया जाता है ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है वो इमिट हो सके और इजीली रिकॉर्ड हो सके। और एक्साइटेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करते हैं। और जब वो एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं और इमिट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की फॉर्म में वो इमिट करते हैं एनर्जी और अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ मूव करते हैं। और जो लाइट वो इमिट करते हैं उसमें एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एलिमेंट की। सो डिपेंडिंग ऑन द लाइट वेवलेंथ एंड इट्स इंटेंसिटी specific elements can be detected and their concentrations can be measured. इन दोनों फिगर्स में आप देखें, फिगर 1 में हमारे पास जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स सराउंड किए हुए हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जब obtain कर लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट की तरफ मूव करने के लिए एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो लाइट की फॉर्म में वो एनर्जी जो है वो इमिट करेंगे। यहाँ पे एमिशन हो रही है, लाइट जो है वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में इमिट हो रही है। सो फिगर 1 में हमारे पास एक्साइटेशन हो रही है और फिगर 2 में जो हमारे फिगर 2 जो है उसमें रिलैक्सेशन हो रही है। और ये जो है ये बेसिकली कंप्लीट प्रोसेस है इस टेक्नोलॉजी का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको एक्साइटेड किया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में वो हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करते हैं। सो एक स्पेसिफिक एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट में की तरफ वापस आते हैं और एनर्जी जो है उसको रिलीज़ करते हैं, इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कन्वर्टिंग अ लिक्विड सैंपल इनटू एन एटॉमिक गैस। किसी भी जो लिक्विड सैंपल हमें दिया जाता है, कोई भी लिक्विड सैंपल जो हमें मिलता है डिटेक्ट करने के लिए, उसको हमने सबसे पहले एटॉमिक गैस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए बेसिकली हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं लिक्विड सैंपल को एटॉमिक गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। स्टेप 1 जो है वो है इवेपोरेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इवेपोरेट करना पड़ता है सैंपल को, लिक्विड सैंपल को, ताकि एक ड्राई सैंपल जो है वो हमें मिले। सो सेकंड स्टेप जो है उसमें हमें वेपराइजेशन करनी पड़ती है, वेपराइज करना पड़ता है सॉलिड सैंपल को गैस में।
और जो थर्ड स्टेप है उसमें एटोमाइजेशन होती है ताकि ब्रेक डाउन हो सके कंपाउंड्स का जो कि फ्री एटम्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। Basically, it requires standards with known analyte content to establish the relation between the measured absorbance and the analyte concentration, and relies therefore on the Beers-Lambert law. बेसिकली बियर्स लैम्बर्ट लॉ स्टेट करता है कि जो एब्जॉर्प्शन है मैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्रू अ सैम्पल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सैम्पल एनालिट एंड द पाथ लेंथ ऑफ द सैम्पल। सो जब कोई सोल्यूशन जिसमें सैम्पल एलिमेंट है उसको एस्पायरेट किया जाता है फ्लेम में, तो वो सीरीज़ ऑफ स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसका जो फर्दर प्रोसेस है वो डिफरेंट सीरीज़ में होता है, ठीक है। सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो हैं वो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्टली सॉल्वेंट जो है वो इवेपरेट होता है और साल्ट जो है फ्लेम में हमारे पास पीछे बच जाता है, ठीक है। साल्ट जो है उसको इवेपरेट किया जाता है वेपर्स में, जिसके थ्रू साल्ट के वेपर बनते हैं। और फर्दर जो साल्ट है वो उसकी डिसोसिएशन होती है उसके कॉन्स्टिट्यूट एटम्स में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने सैम्पल को इवेपरेट किया। इवेपरेट करने के बाद हमारे पास पीछे फ्लेम में सॉल्ट बचा। साल्ट जो है वो इवेपरेट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। सो फर्दर साल्ट जो है उसकी डिसोसिएशन हो गई और हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूट एटम्स थे वो हमें मिल गए। नेक्स्ट जो भी मेटल एटम्स मिलते हैं फ्लेम में वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट्स की तरफ मूव करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गैशियस मेटल एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, वो एक्साइट नहीं होते। सो उनको एक्साइट करवाने के लिए हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। हमें एक लाइट रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है उस एलिमेंट में। सो जब हम एक लाइट रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करते हैं इस केस में, तो फ्लेम जो कि अनएक्साइटेड हमारे पास अनएक्साइटेड एटम्स होते हैं वो उसके थ्रू पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द एटम इन द ग्राउंड स्टेट। सो वो ग्राउंड स्टेट वाले जो हमारे पास अनएक्साइटेड एटम्स हैं वो इजीली वो उस लाइट से लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ मूव करेंगे। The extent of absorption is proportional to the number of the ground state atoms present in the flame concentration of the solution. So easily हम measure कर सकते हैं absorbance of uh, absorbance of light. Therefore, by measuring the absorbance by a suitable detector device, the concentration can be determined. So ये था प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। जो स्मॉलर क्वांटिटीज़ हैं सैम्पल की लाइक 5 से 50 माइक्रोएल, ये इजीली डिटेक्ट की जा सकती हैं, कैन बी इजीली डिटेक्ट और एनालाइज बाय यूजिंग एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। और ये प्रोसेस जो है ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी। और इट्स relatively inexpensive method for detection of metals and metalloids. नेक्स्ट ये जो टेक्निक है ये स्पेसिफिक है क्योंकि एटम जो हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट, हर जो पार्टिकुलर एलिमेंट है वो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है उस रेडिएशन को जो कि उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ से रेलिवेंट हो। फॉर एग्जांपल लाइट ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी कैन इजीली बी एब्जॉर्ब बाय द स्पेसिफिक एलिमेंट विद इन विच इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। Individual source lamps required for each elements because each element absorbs light of specific wavelength. So ये किसका डिसएडवांटेज है। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसकी लिमिटेड डायनामिक रेंज है, बट हमें नीड होती है कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन की हमें नीड होती है उससे लिमिटेड हमें डायनामिक रेंज ये देती है। Atomic absorption spectroscopy require large sample size, which is a big disadvantage of this technique. क्योंकि इस प्रोसेस में हमें सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और सैंपल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना हमारे लिए एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो ये इसका बिग डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस।
एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, उनमें इंक्लूड है, इसको यूज़ किया जाता है डिटरमिन करने के लिए क्वांटिटेटिव मेटल कंसंट्रेशंस इन सॉल्यूशंस और एनालिसिस ऑफ lead in paint, monitoring of trace metals in industrial effluent streams, analysis of additives and purity in steels and other metal alloys. So that's the end of my presentation. Thank you.